कि जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है 2-2:30 के समथिंग, उसी दिन नए शिक्षा मंत्री नियुक्त हो जाते हैं प्रहलाद जोशी। क्या ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये पहले से ही चुन लिए गए होंगे कि इनको ही बनाना है? नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। सरकार ने, मोदी जी ने पहले सोच रखा होगा। सरकार भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, आप बात समझिए। आरएसएस की सरकार है। आरएसएस जो 100 साल से संगठन चला रही है, आपको इसको ही समझना है। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, आरएसएस वो संगठन है जो देश में ही नहीं काम कर रहा, देश के बाहर भी काम कर रहा है। जितने मंदिर बाहर बन रहे हैं देश के बाहर, वो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सपोर्ट करके बनवा रही है लोगों से मिलकर के। तो आरएसएस का एजेंडा इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये लोग जो है सीजेपी के लोग, अब कितना सपोर्ट मिलेगा, किसे क्या मिलेगा, वक्त बताएगा। लेकिन मैं सरकार जो है इतनी घायल है इस वक्त, इतनी घायल है मोदी जी। मैं बता रहा हूँ आपको कि मोदी जी भी जो है पूरी जोर लगा रहे होंगे कैसे जो है इस जो उनकी जो बदनामी हो रही है और जो इनको कड़वे घूंट पी करके इसको डिसीजन को मानना पड़ा है, मंत्री को रिजाइन करवाना पड़ा है, कुछ ना कुछ वो जरूर करने की दिमाग में चल रहा हो उनके में, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला नंबर जो अमित शाह जी का, उनका इस्तीफा लेंगे, गडकरी जी करेंगे, इस तरह की बातें हुई सोसाइटी में। देखिए, अगला नंबर नहीं, पहला नंबर जो है मोदी जी का और अमित शाह का होना चाहिए था। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान को मैं क्लर्क से ज़्यादा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार में अमित प्रधानमंत्री नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कौन? अमित शाह, नंबर 3 पर कोई भी नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? बस 3, 4, 5 नंबर किसी का नहीं है, सारे नंबर इन्हीं के हैं। मंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे नंबर इन्हीं के हैं। और फिर 1 नंबर किसी का है तो मोहन भागवत का है। 3 लोगों की टीम है, मोहन भागवत, मोदी, अमित शाह, ये जो काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये जोशी है, कुछ भी नहीं है। और देखो, आप एक बात और समझ लें कि धर्मेंद्र प्रधान का कोई इसमें रोल नहीं है शिक्षा विभाग में। सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है जो लंबे समय लागू कर रखी है, उसके तहत काम चल रहे हैं। उसी के तहत एंटी ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। और जो भी डिसीजन लिया जाता है शिक्षा विभाग में नहीं, शिक्षा मंत्रालय में नहीं, सारे मंत्रालयों में वो लिया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिख करके आता है। इनका तो कुछ नहीं साइन करना पड़ता है। तो ये तो डमी मिनिस्टर हैं। जितनी मिनिस्ट्री हैं, सारी की सारी मिनिस्ट्री अमित शाह, मोदी में सिमटी हुई है। इस बात को जानना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि अभी ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो हेमंत हो चुका, अब नंबर अगला गडकरी का, इनका है। गडकरी को तो मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन हाँ, अमित शाह जरूर जो है बहुत बड़ी हस्ती है इस सरकार में। सर मांग भी जायज़ नहीं है इनकी, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं। वो तो मांग को मैं बहुत छोटी मानता था। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, उस मांग को तो मैं मांग ही नहीं मानता। उन्होंने मांग करी, उससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पे धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए कोई नाक का सवाल नहीं था। बना लिया अलग वस्तु है कि इस्तीफा उनकी सरकार में नहीं होता इसी वजह से, लेकिन नाक का सवाल नहीं था। नाक का सवाल अगर उनका कोई है तो कौन है? मोदी जी और अमित शाह। अमित शाह जो है, सरकार यही लोग 2 लोग चला रहे हैं। पहले 2.5 लोग चलाते थे। कौन? मोदी जी, अमित शाह और कौन सा? अरुण जेटली बेचारे तो अब निकल गए। और आरएसएस की बैकिंग मोहन भागवत की पीछे से रहती। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो पहले 2.5 लोगों की सरकार कही जाती थी, अब सिर्फ 2 लोगों की सरकार है। बाकी लोगों के इस्तीफे 50 के हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अमित शाह और मोदी सरकार में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिस्टम ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। अब देखना ये है आगे चल करके कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद में, 20 तारीख के बाद में, सरकार के अपनी रणनीतियों को बदलती है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने भी क्या किया है कि वंदे मातरम को मैंडेटरी कर दिया है। इसी प्रोटेस्ट में उन्होंने कई काम करने जा रहे हैं। ये वंदे मातरम के बारे में सर राज्यसभा से पास हो गया है, शायद लोकसभा में शायद मेरे ख्याल से पेंडिंग है। वंदे मातरम को आप क्या समझ रहे हैं? छोटा मोटा इशू नहीं है। इस बात को मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 महीने से, बंगाल के इलेक्शन से पहले इस बात को मैं कह रहा हूँ कि वंदे मातरम बहुत ही ऐसा इशू है देश में जो आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि उसमें तो पहले 2 स्टैंजा हुआ करते थे, 6 स्टैंजा कर दिए हैं। और 2 स्टैंजा पहले बोले जाते थे, अब 6 बोले जाने का प्रावधान है। और पहले वो बोलना आवश्यक नहीं था, अब बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, कंपल्सरी नहीं था। अब वो कंपल्सरी कर दिया, जैसे जनगण मन होता है और जैसे संविधान होता है। और कंपल्सरी नहीं किया, और क्या कर दिया? 4 स्टैंजा में क्या है, उसमें हिंदू देवी देवता, हिंदू देवियों के, भगवानों के नाम लेने पड़ेंगे। सभी लोगों, मुसलमानों को भी, दलितों को भी, बुद्धिस्टों के भी, नास्तिक लोगों के लिए भी। और नहीं बोलेंगे उसको तो उनके लिए अब कर दिया है, अपराध बना दिया, 3 साल की सज़ा है। तो हमें ये भी समझना है। तो इसी बीच में उन्होंने राज्यसभा से पास करा लिया है। और डिलिमिटेशन बिल की बात चल रही है, तो वो भी एक हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आखिरी प्रश्न, जेएनजी को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से जेएनजी ने पूरा पार्टिसिपेंट किया तमाम बड़े मूवमेंट में, उसका रोल कैसे देखते हैं? जेएनजी की तारीफ भी हो रही है। देखिए ना, तारीफ करनी चाहिए। देखो, मैंने बहुत लंबे समय के बाद ऐसा आंदोलन देखा है।
और 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद में ये आंदोलन मुझे लगता है किसानों के आंदोलन से बिल्कुल डिफरेंट है। किसानों का आंदोलन एक जो है कुछ जगह के लिए था, वहाँ बैठे हुए हैं पंजाब से आकर, कुछ हरियाणा से आकर के और उत्तर प्रदेश से आकर लोग बैठ के कुछ इलाकों में अंदर एंट्री करने नहीं दी। ये आंदोलन पूरे देश में फैला और ये आंदोलन फैला ही नहीं कि स्टूडेंट जो है इस देश की आबादी मुझे लगता है युवा मेरे ख्याल से 65% के आसपास, मोदी जी कहते हैं, देखा होगा 65% युवाओं का देश है। मोदी जी पहले खूब कहते थे, अब उन्हीं युवाओं ने खासतौर जैन जी से उन्होंने सरकार को दिखा दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। CJP के लोग किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ में, ये वक्त तय करेगा। अभी रुक जाइए। बाकी जो प्रोटेस्टर आए हैं वो निश्चित रूप से BJP के खिलाफ हैं, वो भारत सरकार के खिलाफ है, मोदी जी को अपना दुश्मन समझते हैं, मोदी जी को देश चलाने लायक नहीं समझते हैं। मोदी जी की बात कर रहा हूँ तो पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ, मोदी अमित शाह भी सब शामिल है, कोई भी इसमें वो नहीं है। तो ये जो जैन जी लोगों ने बता दिया कि हमारी सोच है और हमारे जो सिस्टम है, हम जो चाहते हैं वो सरकार नहीं कर रही है। ये इसका इंडिकेशन है, ये रिफ्लेक्शन है इस आंदोलन के बाद मैं कह सकता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अगली बार इलेक्शन जब होगा उस स्थिति में क्या होगा कि ये जैन जी जितना भी है BJP के खिलाफ वोट करेगा, लेकिन RSS को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। RSS बहुत बड़ी चीज़ है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपना वो खेल खेलेगी कि जो हमारे खिलाफ जो माहौल बन गया है देश में, इस माहौल को अपने पक्ष में कैसे किया जाए तो वक्त बताएगा। लेकिन सर एक सवाल और है कि ये प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी तरफ से युवाओं की आवाज़ सड़कों पर भी उठाई जाएगी और संसद में भी उठाई जाएगी। इसे कैसे देखिए? राहुल गांधी जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जारी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि राहुल गांधी जी का ने जो भी काम किया था पिछले कुछ सालों से वो सारा हाईजैक हो चुका है। ये आप इसे मान के चलिए, राहुल गांधी जी के साथ युवा नहीं जुड़ेंगे अब CJP के साथ में। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान अगर CJP पार्टी बनती है तो किसी को होगा तो राहुल गांधी को होगा, ये मेरा दावा है। देखिए ऐसा है कि मेरा विचार ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना CJP की बहुत बड़ी जीत है और CJP से ज़्यादा जनता की जीत है, स्टूडेंट की जीत है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और ज़्यादा डाउटफुल का सवाल है, अभी हमारी रिसर्च चल रही है, अभी हम जो है हर एक आंदोलन को डाउटफुल नज़र से देखना चाहिए। अन्ना के आंदोलन से, उससे पहले के आंदोलन से हमें यही सबक मिलता है। अगर हम आंख बंद करके किसी आंदोलन को सही मान के चलते हैं, इसी वजह से लोग उसमें आ गए हैं, तो हमारी भूल होगी। ये भूल देश पहले कर चुका है। इसलिए मैं इस विचार का हूँ कि इस आंदोलन को अभी फाइनली बताने से पहले कि आखिर ये सच्चाई में क्या है, कुछ समय में लूँगा। लेकिन मुझे भी उसमें थोड़ा डाउट है कि आखिर जो चीज़ दिख रही है वो वही चीज़ है कि और कोई चीज़ है। तो अभी थोड़ा मैं समय दीजिए। और देखो अभी ख़त्म हुआ है आंदोलन, इसके बाद में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में इनकी बात पता चलेगी कि आखिर ये इशू था क्या, कैसे हुआ और धर्मेंद्र इस्तीफा क्यों देना पड़ा। बहुत से और भी एंगल है। सोनम वांगचुक का करैक्टर भी इसमें अजीब सा करैक्टर है जो दुनिया देख रही है और मुझे भी वो करैक्टर बहुत डाउटफुल लगता है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ज़्यादातर उनकी बात अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा, देश को भी लग रहा है कि वो विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश है और BJP को इस चीज़ से निकालने की कोशिश है। ऐसा मुझे लगा। उनकी जो भी डिमांड करते हैं, 2 डिमांड होंगी उन्हें विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, 1 डिमांड होगी BJP के खिलाफ, और वो डिमांड भी भारत सरकार के खिलाफ, वो डिमांड भी ऐसी होगी भारत सरकार के खिलाफ जो कि बहुत ही मतलब सॉफ्ट डिमांड होगी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं होगा। तो और बाकी जो आप देख ही रहे हैं कि मैं एक थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो तो तोड़ते हैं अपना अनशन बाद में 20 तारीख के बाद में, और ये जो है दीप के वो अनशन तोड़ देते हैं 20 तारीख को बिटवीन द प्रोटेस्ट, जो लोग लाठीचार्ज चल रहा था। तो ये थोड़ा समस्या परे है कि अगर सोनम वांगचुक ने अनशन बाद में क्यों तोड़ा और इन्होंने अनशन पहले क्यों तोड़ा, ये थोड़ा समस्या पड़े है। और फिर अनशन जब तोड़ा उन्होंने तो BJP के नेताओं के साथ जो तोड़ा है, BJP नेताओं के साथ मिलकर बात जो करी है, और उसमें भी जो बहुत नरमी है जो उन्होंने कहा है, तो देखो ये मुझे लग रहा है कि इनमें जो है शायद मैं कह सकता हूँ कि CJP वालों में और जो है सोनम वांगचुक में कुछ ना कुछ बीच में कुछ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। आप इसे ऐसा समझिए कि शुरुआत में सभी का स्टैंड ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मेन स्टैंड यही था। मेन बड़ी बात थी, कंपेंसेशन दूसरी बात है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ी चीज़ थी और कंपेंसेशन इतनी बड़ी चीज़ में नहीं मानता। सरकार कंपेंसेशन दे सकती है, कोई सारा इशू है भी नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक जो है पहले कहते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें लिया जाता है, जब अस्पताल रखते हैं, फिर वहाँ शिफ्ट कर दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ उन्होंने जो डिमांड रखी, जो आपने देखा हो वीडियो, उन्होंने संदेश भी दिया है, उसमें वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। बाद में भी इन्होंने एक वीडियो जारी किया
बाद में भी उन्होंने मना कर दिया, धर्म इस्तीफे की बात देखिए, इस्तीफे चर्चा करें, इस तरीके से करते हैं और बाद में फिर वो अनशन तोड़ देते हैं बिना धर्म जान के इस्तीफे के लिए। लेकिन सीजे के लोग अड़ जाते हैं और अड़ने के बाद में फिर धर्म इस्तीफा हो जाता है। तो देखो अभी मैं फिर कहूँगा थोड़ा समय लूँगा, मैं पूरी तरीके से इस आंदोलन को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरीके से आंख बंद कर मैं से सही भी नहीं मान रहा हूँ पूरी तरीके से। देखो हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने यही बताया है, कोई भी बात कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो आंख बंद करके उसको सही नहीं मान लेना है। इसी वजह से किस वजह से कोई बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा बाबा या बहुत बड़ा इंसान कुछ कह रहा है, उसके लिए आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें, देखें, समझे, विचार करें, इंक्वायरी करें, जांच करें, उसके बाद सही माने। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और देखते हैं कुछ समय के बाद में अब ये आंदोलन कल खत्म हुआ है, क्या इनका स्टैंड आता है बहुत से इश्यूज को लेकर के, तब हम अंतिम राय अपनी बनाएंगे। डिमांड तो पूरी हो गई है, लोग कह रहे हैं कि जनजी ने जीत हासिल कर लिया, डिमांड पूरी हो गई, खुशियां मना रहे हैं। नहीं, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, डिमांड निश्चित रूप से पूरी हो गई और सरकार दबाव में आई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बता दूंगा, सरकार दबाव में किस वजह से आई है। सरकार का जो दबाव है ना, वो मोदी जी आसानी दबाव में आते नहीं, वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। किसान आंदोलन करते रहे 1 साल के आसपास, तब जाकर उन्होंने कानून को वापस लिया। उनका भी डिमांड मंत्री का इस्तीफा की नहीं थी, यहाँ पर मंत्री के इस्तीफे की डिमांड थी। और तो इसलिए मुझे अपना अनुमान है, मैंने इसे बहुत बारीकी से इस आंदोलन को देखा है, अन्ना के आंदोलन को बारीकी से मैंने देखा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो इतने सारे लोग 20 तारीख को जुड़े और उसमें उन लोगों को मुझे ये भी लगा कि सीजेपी से उन्हें बहुत ज़्यादा कोई मामला नहीं, वो इंडिपेंडेंट रूप से आ रहे थे कि भाई ये डिमांड हमारी जायज़ है और इस नीट में और बाकी जो शिक्षा में गड़बड़ी चल रही है इसमें सुधार की आवश्यकता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है बीजेपी पार्टियों की। इस उद्देश्य से वो आए और उनका बिल्कुल मंतव्य बिल्कुल साफ था, बिल्कुल क्लियर था और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो जितने लोग बच्चे यहाँ पर आए उनकी पिटाई हुई है, उसके बाद सरकार दबाव में आई और सरकार दबाव में तब भी दबाव शाम तक खत्म हो चला था। लेकिन क्या होता है कि जो आंदोलन खत्म होने की बात चल रही थी उसमें अचानक आंदोलन की दोबारा कंटिन्यू करने की बात रात को आने शाम को आने शुरू हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे। फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट 21 तारीख को 20 तारीख के बाद में इतने लोग अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे मीडिया से माध्यम पता चला कि 5 जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो कह रहे थे कि जंतर मंतर की और दीप के सीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने और एक जगह तो मैंने देखा कि 4-5 हज़ार स्टूडेंट और बहुत से लोग हैं, एक क्रांत पेश के आसपास की जगह है वो मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर वो उनका कहना था हम सीजेपी से, लोग मीडिया वाले पूछ रहे थे, उन्हें सीजेपी से दीप के से कोई मतलब नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट रूप से आए हुए हैं, हमारा ये अलग मामला है, लेकिन जो चल रहा है देश में उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, स्टूडेंट के खिलाफ, स्टूडेंट के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। वो बात बिल्कुल ठीक थी। तो अभी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि ये पूरा सारा मामला था सारे सीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं या वो कॉज के लिए आए थे। पर 2 बात समझ लीजिए, अन्ना का आंदोलन क्या था, अन्ना के आंदोलन में जितने लोग आ रहे थे वो केजरीवाल अन्ना के प्रभावित होकर के आ रहे थे, वो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या मैंने बंटवारा देखा कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे, बहुत से इनको सपोर्ट ना करके कॉज के लिए सिर्फ आए थे। मतलब दोनों में अंतर समझिए कि मतलब इनका मानना ये था कि सीजेपी क्या है क्या नहीं हमें से मतलब नहीं है, हमें बात ये कि जो पेपर लीक हो रहे हैं और इसकी जो है किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तो सरकार की उत्तरदायित्व तय करने के लिए जरूरी है कि इसका इस्तीफा हो, तो उस एंगल से आए थे। तो अभी देखना बाकी है, थोड़ा समय दीजिए, हम भी इस पर नजर रखेंगे। लेकिन सर जो प्रधानमंत्री 8 बजे के बाद ट्वीट नहीं करते थे, 12 बजे के इंस्टाग्राम पे रील्स डाले, वीडियो डाले, तो कहीं ना कहीं सरकार तो डरी ना, सरकार तो झुकी ना। नहीं, सरकार देखिए ऐसा है, सरकार को क्या लगा और मुझे भी लगा, मैंने कई अपने साथियों से बात करी, मुझे इस बात की आशंका थी कि ये नेपाल या बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा हो सकता है। मतलब कुछ लोग हमेशा किसी भी आंदोलन में आप देखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लांट करें, चाहे विपक्षी पार्टी लोग प्लांट करें, चाहे कोई गुंडे बदमाश होते हैं जिनकी आदत ऐसी होती है वो उसमें आके शामिल हो जाएं, तो वो लोग ऐसा माहौल बेकार करके माहौल ख़राब कर सकते थे। तो इसीलिए सरकार इतनी भारी दबाव में मैंने कभी नहीं देखी। और देखो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर इसको आगे कंटिन्यू करने दिया जाता है और लोग ऐसे आते रहते हैं तो इस देश में ऐसी पहली बार हो सकता था, संभावना थी कि क्या कि हमारे पार्लियामेंट पर जो नेपाल वहाँ पर जो हुआ है ऐसा हो जाता है, इसमें मुझे शंका थी। और सरकार सिर्फ इसी वजह से मानी है। आप ये लोग सोच रहे हैं, देश सोच रहा है, कोई इसमें दूसरी बात ही नहीं थी। सरकार का भी ऐसा लग गया था कि अगर हम लाठीचार्ज करेंगे तो 20 तारीख से तो पहले बदनाम हो चुके हैं, और बात सही भी थी। बहुत ही ब्रूटली लोगों को, स्टूडेंटों को मारा गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सरकार का जितना विरोध किया करना भी चाहिए, लेकिन सरकार जो है फिर भी नहीं डरी।
सरकार कब डरी है कि जब जो उसके बाद में स्टूडेंट वापस नहीं गए, वहाँ अड़ गए। जो बाहर से जो है 1 लाख लोगों स्टूडेंट की भीड़ थी, वो दिल्ली की भीड़ उसमें नहीं थी बहुत ज़्यादा। वो भीड़ जो थी ज़्यादातर देश के अलग कोनों से लोग आए हुए थे। वो लोग वापस नहीं गए और आकर के अलग जगहों पर अपने तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और फिर उनके साथ फिर प्रोटेस्ट जो बच्चों की पिटाई हुई है ब्रूटली, उसके बाद फिर देश से अलग हिस्सों से लोग आने शुरू हुए, जबकि कोई कॉल नहीं थी इनकी तरफ से कि भाई हम आंदोलन दोबारा करने जा रहे हैं। ऐसी भी कॉल नहीं थी कि हम जो है अगली बार फिर जो है किसी पर्टिकुलर डेट पर हम जनता वहाँ पर जो है पार्लियामेंट में मार्च करेंगे। तो फिर लोग क्यों आ रहे थे? जो इंसिडेंट 20 तारीख को हुई उसके लोग इतने विस्तृत प्रभावित थे कि सरकार करके आ रही है। तो पूरे देश के कोने कोने से, अलग शहरों से लोग चले आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, ट्रेन में, मतलब ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। उसके सरकार को लगा कि अगर ये जो भीड़ है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 1 लाख लोग पहुंच गए दोबारा से, तो उस स्थिति में उनको रोकना मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल होगा तो ऐसा ना हो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात बन जाए। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छे थे, वो बिल्कुल अपने साफ मंतव्य ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग बदमाश हो सकते थे, उनकी वजह से माहौल बिगड़ सकता।